नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट सीरीज नंबर सेकंड के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक देखिए। आप सभी को पता है रीट एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड, और वही स्टूडेंट सेफ जोन में रहते हैं जिनके 25 के आसपास क्वेश्चन सही हो पाते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि इन 30 क्वेश्चन में से 25 के आसपास आप सही कर पाए। वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बने वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन सॉल्व करें, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बालक हैरी पॉटर का नवीन उपन्यास पढ़ रहा है, तभी उसके साथी आकर कहते हैं कि पसंदीदा सितारे की मूवी देखने चलो। वह निम्न स्थिति का शिकार हो जाएगा, बगनासा, कुंठा, अंतर्द्वंद या फिर तनाव। वो किस स्थिति का शिकार हो जाएगा ये आपको बताना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, इसके बाद में आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है अंतर्द्वंद, क्योंकि इसके सामने दो परिस्थितियां क्रिएट हो गई हैं, एक तो उपन्यास पढ़ना और एक मूवी देखने जाना। ठीक है, कुंठा और जो ये बगनासा है ये एक ही होते हैं। इसका अर्थ होता है जब व्यक्ति बार बार प्रयत्न के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता है तो वो कुंठित हो जाता है, बगनासा का शिकार हो जाता है। ये आप ध्यान रखिए। तनाव क्या होता है, जब व्यक्ति समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो फिर वो तनाव का शिकार हो जाता है। यानी आप 10 घंटे स्टडी करना चाहते हैं और आप 3 घंटे ही कर पाते हैं, तो एक समय के बाद आप तनाव के शिकार हो जाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत परिभाषा है, ये आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो होगा 1:40। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है डिसलेक्सिया। ये आप ध्यान रखिए। डिसलेक्सिया का सामान्य अर्थ होता है पठन संबंधी विकार, ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि स्पेस हैं साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है 70 से कम। यानी जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें साधारणतः मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। आगे दे रखा है, बच्चों में अमूर्त ज्ञान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किस प्रकार के बच्चों में? तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है प्रतिभाशाली बालकों में। आगे दे रखा है, शिक्षण प्रक्रिया में कुल कितने प्रकार के चर माने जाते हैं? तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 चर माने जाते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। आगे दे रखा है, अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है? जो अधिगमकर्ता होता है यानी विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया का आश्रित चर होता है, अध्यापक होता है स्वतंत्र चर, और जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो मध्यस्थ चर होती हैं। आगे दे रखा है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है वो होता है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली होती है उसमें सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आई होप आपने ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव व पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक है, इसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत ही पाठ्यक्रम आ रहा है, तो ऐसे शब्दों पर आप अधिक जोर दें क्योंकि इसका नाम यही है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों पर आपको गौर करना है, उन ऑप्शन को अधिक प्रायोरिटी देनी है। आगे देखते हैं, दृष्टि दोषों से युक्त बालकों हेतु कौन सी प्रणाली शिक्षा हेतु उपयोग की जा रही है? तो ये है ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर आगे दे रखा है, दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान देहरादून किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान जो कि देहरादून में है ये स्थापित किया गया था 1971 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है,
सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि कम से कम कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी आवश्यक है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 110। 110 से कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक ही होनी चाहिए, तभी वो सृजनात्मक बालकों की श्रेणी में आएंगे। आगे दे रखा है, प्रतिभावान बालक शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उच्च होते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है टर्मन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, डेनियल गोलमैन द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। ये आप ध्यान रखिए, ये पुस्तक है डेनियल गोलमैन की। आगे दे रखा है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन दो व्यक्तियों ने किया था? यहां पर इसका सही आंसर है पीटर सैलोवे व जॉन मेयर। इन दोनों ने सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। आगे दे रखा है, थॉर्नडाइक कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख करता है? तो थॉर्नडाइक 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन कौन सी? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। तो यह परिभाषा दी गई थी बिने के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चारों वर्ड आप ध्यान रखिए, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आगे देखते हैं, एक नवजात शिशु में मूलतः प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कौन सी? ईगो, सुपर ईगो, इड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नवजात शिशु में पाई जाती है इड प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके अन्य नाम भी मैं आपको बता दूं, जो ईगो है, ईगो को मानवीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए। जो सुपर ईगो है इसे देवीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। इड को पाश्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार शेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले एग्जामों में। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चौकार। ये शेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये तीनों बताए थे शेल्डन ने, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। इंग्लिश में एंडोमॉर्फी, मिसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो इनकी जो विशेषता होती है वो बता दूं। जो गोलाकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता होती है, इनका जो कद होता है वो नाटा होता है, ये मोटे होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं गोलाकार। जो आयताकार होते हैं ये सुदृढ़ शरीर वाले होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं और आक्रामक होते हैं। और जो लंबाकार होते हैं ये लज्जाशील होते हैं, लंबे होते हैं व पतले होते हैं। तो इनकी विशेषता भी आप ध्यान रखिए। आगे देख लेते हैं, वॉटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था किस पर? तो वॉटसन ने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था जिसका नाम था अल्बर्ट। 11 माह का था। आगे दे रखा है, हल ने अपने पुनर्बलन सिद्धांत को किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया था? आप ध्यान रखिए, जो पुनर्बलन सिद्धांत है इसके प्रवर्तक है हल, और इनकी पुस्तक का नाम बताना है आपको। तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह परिभाषा प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? तो ये जो परिभाषा दी गई उत्तरोत्तर अनुकूलन की, ये दी गई स्किनर के द्वारा। ये आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। गेट्स के द्वारा जो परिभाषा दी गई वो भी आप ध्यान रखिए, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और क्रो एंड क्रो की परिभाषा है आदत, ज्ञान व अभिवृत्तियों के द्वारा सीखना ही अधिगम है। ये आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावलोव। ये आप ध्यान रखिए, पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर। ये आप ध्यान रखिए। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन के आंसर दें और वीडियो के एंड में जितना भी स्कोर बने वो भी जरूर शेयर करें। नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुंह खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं?
तो इस क्रिया को कहा जाता है रूटिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहा जाता है मोरो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है 350 ग्राम। आगे दे रखा है जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जो शिशु की जो लंबाई होती है जन्म के समय वो होती है 19 से 20 इंच के पास लगभग में। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे दे रखा है बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं वाटसन। आगे दे रखा है व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक हैं टाइडमैन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मूर्ख की स्थिति में रखा जाता है जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के मध्य होती है। तो फ्रेंड्स जितना भी स्कोर बना है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं और मैं आपके लिए कंटिन्यूसली ये जो टेस्ट सीरीज है लेके आता रहूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।